जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अगर यह डायलॉग किसी के जीवन पर सटीक बैठता है तो वह है शहीद ए आजम भगत सिंह। मात्र 23 साल की उम्र में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूलने वाले इस वीर ने इतनी शानदार जिंदगी जी कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। भगत सिंह भारत की आजादी के एक अहम किरदार थे, जिन्होंने कम उम्र में ही अपना क्रांतिकारी योगदान दिया और फांसी को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हर भारतीय के दिल में आजादी के प्रति जोश और जुनून का ऐसा जज्बा भर दिया जो आज भी कायम है। 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी। पूरे भारत में उनकी फांसी रोकने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार घबराई हुई थी कि कहीं प्रदर्शनकारी हावी न हो जाएं और फांसी को टालना न पड़े। इसी कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तयशुदा तारीख से पहले ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह तो कुर्बान हो गए, लेकिन देश के हर युवा की आंखों में आजादी का सपना छोड़ गए। उन्होंने कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, और यह सच साबित हुआ। एक तरफ भगत सिंह को फांसी दी गई तो दूसरी तरफ भारत की सड़कों पर उनकी क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। हर युवा अंग्रेजों की जड़ें हिलाने के लिए निकल पड़ा। देश में हर तरफ आजादी के लिए आवाजें उठने लगीं। नतीजा यह हुआ कि भगत सिंह की शहादत के ठीक 16 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। भगत सिंह देश की आजादी के लिए इतने दीवाने थे कि बचपन से ही उनके अंदर एक सच्चे क्रांतिकारी की झलक दिखाई देने लगी थी। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का खौफनाक मंजर देखा और ठान लिया कि इस अन्याय का बदला अंग्रेजों से लेंगे। ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका, उसकी गूंज ने अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जेल में जाकर भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत जारी रखी और वहां भी कैदियों में क्रांति की लहर पैदा कर दी। उन्होंने लगातार 116 दिनों तक भूख हड़ताल की, लेकिन उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार अंग्रेजों को उनकी मांगें माननी पड़ी। 28 सितंबर 1907 यह वो दिन था जब भारत को अपना वीर सपूत मिला। इस दिन पंजाब के लायलपुर जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था। उनके पिता किशन सिंह संधू और माता विद्यावती थीं। भगत सिंह अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके जन्म के समय उनके पिता और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों को रिहा कर दिया गया। इसी कारण परिवार में भगत सिंह को भाग्यशाली माना गया और उनका नाम पहले भागो सिंह रखा गया, जिसे बाद में बदलकर भगत सिंह कर दिया गया। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर में आजादी की आग देखी थी और इसी के चलते बहुत कम उम्र में ही उनके दिल में भी स्वतंत्रता का जुनून पैदा हो गया था। भगत सिंह बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत से नफरत करते थे। एक बार उनके पिता खेत में बीज बो रहे थे, जिसे देखकर भगत सिंह ने सवाल किया, पिताजी, आप खेत में क्या कर रहे हैं? उनके पिता ने जवाब दिया, बेटा, हम खेत में बीज बो रहे हैं, जिससे अनाज की फसल होगी। यह सुनकर भगत सिंह ने मासूमियत भरे शब्दों में कहा, तो फिर हम खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ताकि हमें ढेर सारी बंदूकें मिलें और हम अंग्रेजों से लड़ सकें। यह सुनकर उनके पिता निशब्द रह गए। लेकिन इस घटना से इतना तो साफ हो गया था कि उनका बेटा बड़ा होकर देश का एक महान क्रांतिकारी बनेगा। भगत सिंह पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे। इन्हें इंटेलिजेंट बच्चों की कतार में पहले नंबर पर खड़ा किया जाता था। इन्हें पढ़ने का काफी शौक था, जिस कारण इन्होंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की। लेकिन जब स्कूल बदलने का समय आया तो इन्होंने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत वाले स्कूल में दाखिला लेने से साफ मना कर दिया। ये कभी भी ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, जिस कारण जिद करके इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया। स्कूल के दिनों में भी भगत सिंह अंग्रेजों की हर गतिविधि पर नजर रखते थे।
एक दिन भगत सिंह अपने स्कूल में पढ़ रहे थे और तभी इन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों को चारों ओर से घेर कर मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का मेन गेट बंद करवाकर चारों ओर से अपने सिपाहियों से बड़ी बेरहमी के साथ बाग में मौजूद सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थीं। लोगों के पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वहां भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि उस बाग में एक कुआं था जहां कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांग लगा दी थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं बच पाया। बाग में मौजूद लगभग 1500 लोगों में 379 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और करीब 1200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। इस हत्याकांड से भगत सिंह इतना आहत हुए थे कि केवल 12 साल की उम्र में घर पर बिना बताए स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग की ओर निकल गए और करीब 12 मील पैदल चलकर वहां पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने खून से लथपथ वहां की मिट्टी को एक बोतल में रखा और घर चले गए। इस दिन भगत सिंह ने कसम खाई थी कि भारत के हर मासूम के खून के कतरे कतरे का बदला अंग्रेजों से लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई, जिसके तहत अब भारत के लोग ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स से जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करने वाले थे। इस आंदोलन में गांधी जी ने साफ कर दिया था कि स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। वह किसी भी कारण से ब्रिटिशर्स के नीचे दबने के लिए तैयार नहीं थे। इस आंदोलन को पूरे भारत का समर्थन मिला। इसके तहत ब्रिटिश उत्पादों से लेकर ब्रिटिश टाइटल और ऑफिसों का बहिष्कार किया जाने लगा। भगत सिंह भी गांधी जी के इस आंदोलन से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन को पूरे जोरों शोरों से समर्थन दिया। भगत सिंह न केवल खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया करते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए सामानों को जलाना शुरू कर दिया। वह सरेआम ब्रिटिश प्रायोजित किताबों को भी आग लगा दिया करते थे। कुल मिलाकर भगत सिंह को अब तक लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स को गांधी जी ही हरा सकते हैं और अब भारत को जल्दी ही आजादी मिलने वाली है। लेकिन तभी एक घटना घटित होती है जो भगत सिंह को पूरी तरह से तोड़ देती है। दरअसल असहयोग आंदोलन के दौरान सड़कों पर लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारे लगाते थे। बेशक ब्रिटिशर्स को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, जिसके लिए वे कई तरह के तरीके भी आजमाते थे। एक बार इसी तरह असहयोग आंदोलन के दौरान एक भीड़ नारे लगाती हुई एक पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाती है, जहां पुलिस वाले भारतीयों को नारेबाजी न करने के लिए धमकाते हैं। लेकिन जब भारतीय नहीं मानते तो पुलिस वाले उन पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। अपने लोगों को मरता देख भीड़ बेकाबू हो जाती है। यह देखकर पुलिस वाले डर के मारे पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जिसके बाद पूरी भीड़ पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर देती है। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ भारतीयों के साथ पूरे 23 पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब गांधी जी को इसके बारे में पता चलता है तो वह तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आंदोलन वापस लेने के कारण भगत सिंह के साथ भारत के कई लोगों को काफी बुरा लगता है। कोई नहीं चाहता था कि इतना आगे आकर अब पीछे जाया जाए। भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से काफी परेशान हो गए थे। आजादी के जो सपने वे देख रहे थे वह अब उन्हें बिखरे हुए लग रहे थे। यहीं से भगत सिंह ने खुद कुछ कर दिखाने के बारे में सोचा, क्योंकि वह जानते थे कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, जिसके बाद 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ ही भगत सिंह ने अपनी सोच को और उजागर करना शुरू कर दिया। वे कई तरह की किताबें पढ़ा करते थे। वे समाजवाद के समर्थक थे और अपनी एक अलग दृष्टि से दुनिया को देखा करते थे।
बचपन से ही भगत सिंह के अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा थी जो अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित करती थी। कॉलेज के दिनों में वे दिन में पढ़ाई किया करते थे और शाम को अपने दोस्तों के साथ देश में चल रहे विभिन्न मुद्दों पर बहस किया करते थे। वे कई क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ते थे और उनकी विचारधाराओं को समझने और उनसे खुद को जोड़ने की कोशिश करते थे। हालांकि एक तरफ जहां भगत सिंह देश के लिए खुद को समर्पित कर चुके थे, वहीं दूसरी ओर उनके घर में उनकी शादी की बातें भी होने लगीं। लेकिन भगत सिंह का इस समय शादी में कोई रुचि नहीं थी। वे केवल और केवल अपने देश के लिए काम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आजादी से पहले मेरी शादी होती है तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। यह सुनकर उनके माता पिता को गहरा दुख पहुंचा, लेकिन वे समझ चुके थे कि उनका बेटा अब देश की आजादी की राह पर निकल चुका है। इस शादी वाले इंसिडेंट के बाद भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया और कानपुर रहने के लिए चले गए। कानपुर में भगत सिंह बंगाल रेवोल्यूशनरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए थे, लेकिन 1924 में उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को ज्वाइन कर लिया। इस संगठन के मुख्य नेता चंद्रशेखर आजाद थे, जिनसे कुछ ही समय में भगत सिंह की गहरी दोस्ती हो गई। भगत सिंह बहुत कम समय में ही चंद्रशेखर आजाद के प्रिय बन गए थे। कानपुर में ही उनकी मुलाकात प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। गणेश शंकर ने भगत सिंह को अपने अखबार के कार्यालय में काम करने का मौका दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक साप्ताहिक पत्र प्रताप नाम से प्रकाशित होता था, जिसमें भगत सिंह ने बलवंत नाम से लिखना शुरू किया। भगत सिंह ने प्रताप के लिए कई क्रांतिकारी जीवनी संबंधी लेख लिखे और कुछ को हिंदी में अनुवाद भी किया। पूरे देश में उनके लिखने की शैली को खूब पसंद किया जाता था। सचिंद्र नाथ सान्याल, जो HRA के प्रमुख थे, भगत सिंह के विचारों और लेखों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया। भगत सिंह का पत्रकारिता का सफर छोटा लेकिन प्रभावशाली था। उन्होंने कई पत्रिकाओं और अखबारों के साथ काम किया, जिनमें कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मतवाला, प्रभा और वंदे मातरम जैसी पत्रिकाएं शामिल थीं। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि उनके लेख पढ़कर ही भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की ताकत पैदा हो जाती थी। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह के कई लेखों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अब तक अंग्रेज सरकार भगत सिंह को पहचानने लगी थी, लेकिन भगत सिंह किसी से डरने वालों में से नहीं थे। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। 1925 में भगत सिंह लाहौर वापस लौट आए। दरअसल उनकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन लाहौर में भी वे अकाली दल की सभाओं और बैठकों में भाग लेते थे। हालांकि अब तक भगत सिंह किसी भी ऐसी क्रांतिकारी संस्था से नहीं जुड़े थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठा सके। इसी कारण मार्च 1926 में भगत सिंह और उनके कुछ साथियों ने नौजवान भारत सभा नामक एक युवा संगठन की स्थापना की। इस संगठन को मूल रूप से लाहौर में स्थापित किया गया था, लेकिन इसका मुख्य संचालन अमृतसर से किया जाता था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ना था। इस संगठन को बनाने का सुझाव प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल ने दिया था। समय के साथ लोग इस संगठन को जानने और इसमें शामिल होने लगे। कई प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी इस संगठन को ज्वाइन किया। शुरुआत में इसे लाहौर से ही संचालित किया जाता था, लेकिन कीर्ति किसान पार्टी के साथ एक युवा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अब इसका मुख्यालय लाहौर से अमृतसर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद नौजवान भारत सभा और कीर्ति किसान पार्टी ने मिलकर गरीब किसानों के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। साथ ही यह संगठन जनता के बीच समानता और न्याय के संदेश को भी फैलाने लगा। यही वह समय था जब भगत सिंह ने कीर्ति किसान पार्टी को ज्वाइन किया। अप्रैल 1926 में भगत सिंह की मुलाकात सोहन सिंह जोश से हुई।
जो अमृतसर के एक प्रसिद्ध किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह उनके साथ मिलकर काम करने लगे और जल्द ही उन्हें पार्टी का प्रमुख सदस्य बना दिया गया। सोहन सिंह भगत सिंह के विचारों से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने भगत सिंह की वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी से बातचीत करवाई, जो गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कीर्ति को प्रकाशित करती थी। भगत सिंह ने इस पत्रिका के लिए लिखना शुरू कर दिया और अगले 1 साल तक वे जोश के साथ मिलकर काम करते रहे। इस दौरान नौजवान भारत सभा ने लोगों के बीच अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए कई पर्चे और पत्रक प्रकाशित किए और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी आयोजित किए। भगत सिंह के लिखे लेख इतने प्रभावशाली थे कि जल्द ही वे अंग्रेजों की नजर में सबसे बड़े विद्रोही बन गए। उनके लेखों से भारत के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा, जिससे अंग्रेज सरकार की परेशानी बढ़ने लगी। अंग्रेज किसी भी तरह से भगत सिंह को रोकना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई उचित तरीका नहीं था। ब्रिटिश सरकार हमेशा से छल कपट के सहारे अपना काम निकालती थी और इसी रणनीति के तहत 1927 में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी ट्रेन डकैती और अक्टूबर 1926 में लाहौर बम कांड में शामिल होने का आरोप लगाया। चूंकि भगत सिंह उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य थे, इसलिए अंग्रेजों के लिए उन्हें गिरफ्तार करना आसान हो गया। हालांकि काकोरी कांड की पूरी योजना और क्रियान्वयन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और अन्य नेताओं द्वारा किया गया था। बाद में काकोरी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 लोगों को फांसी की सजा और 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि ब्रिटिश सरकार के पास भगत सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, जिस वजह से गिरफ्तारी के कुछ समय बाद भगत सिंह को 60,000 रुपए का भुगतान करने के बाद छोड़ दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद भगत सिंह ने एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। दरअसल काकोरी एक्शन में चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशर्स की पकड़ से भागने में सफल रहे थे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि काकोरी एक्शन में HRA के कई बड़े लीडर्स गिरफ्तार हो गए थे और HRA बुरी तरह से बिखर गई थी। पर भगत सिंह ने आजाद को एक नई उम्मीद दी और दोनों ने मिलकर HRA को एक बार फिर नए सिरे से शुरू करने के लिए जी जान लगा दी। HRA के पुनर्गठन के लिए सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें बंगाल, बिहार और पंजाब के क्रांतिकारी शामिल हुए। इसके बाद HRA को पुनर्गठित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाया गया। इस संगठन पर भगत सिंह का काफी प्रभाव था, जिस कारण इसमें शामिल सभी सदस्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, जिसका कार्य भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना था। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसका प्रमुख एक ब्रिटिश नागरिक जॉन साइमन था। इसी वजह से पूरे देश में इसका कड़ा विरोध हुआ। लाला लाजपत राय इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। जब वे लाहौर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। उसने दूर से ही लाला लाजपत राय को देख लिया। उसने उन पर बेंत बरसाना शुरू कर दिया और तब तक बेंत चलाता रहा जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने चिल्लाकर कहा था, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस के इस काम की निंदा करते हुए इसे एक राष्ट्रीय शर्म बताया था। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। 10 दिसंबर 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की लाहौर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने की। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की ठानी और अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या की योजना बनाई।
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर स्कॉट की प्रतीक्षा की। जय गोपाल को स्कॉट की पहचान करनी थी, लेकिन गलती से उन्होंने एएसपी जॉन पी सैंडर्स की ओर इशारा कर दिया। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह को भागना पड़ा। सुखदेव ने भगत सिंह को बचाने के लिए भगवती चरण, बोहरा की पत्नी दुर्गावती देवी को बुलाया। दुर्गा भाभी ने साहसिक भूमिका निभाते हुए भगत सिंह की पत्नी बनी, जबकि सुखदेव को उनका नौकर बनाकर शहर से बाहर निकलने में मदद की। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए और वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहन लिए। इस वेशभूषा में वे ट्रेन से कलकत्ता चले गए। ब्रिटिश सरकार की नजरों से बच निकलने के बाद कुछ समय तक भगत सिंह शांत रहते हैं। इसके बाद वह नाटकों के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास करते हैं। वह स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनाकर लोगों को प्रेरित करते थे, जिनमें अधिकतर क्रांतिकारी घटनाएं शामिल होती थीं। वह राम प्रसाद बिस्मिल और अगस्टे वैलेंट जैसे महान क्रांतिकारियों के बारे में लोगों को बताते थे। अगस्टे वैलेंट एक फ्रांसीसी अराजकतावादी थे, जिन्होंने पेरिस में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में बम फेंका था। भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से काफी परेशानी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत ब्रिटिश अधिकारी किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते थे और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अनुसार श्रमिक गतिविधियों को समाप्त करने और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इन कानूनों के गंभीर प्रभावों को देखते हुए असेंबली ने दोनों बिलों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वायसराय ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके इन्हें जबरन लागू करने की योजना बना ली। भगत सिंह इसके सख्त विरोध में थे और इसके लिए उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई। जब उन्होंने यह योजना HSRA के सामने रखी तो संगठन का कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि भगत सिंह इसमें शामिल हों, क्योंकि अगर भगत सिंह असेंबली में बम फेंकते तो ब्रिटिश सरकार पहले सैंडर्स हत्या और फिर असेंबली बम कांड के आधार पर उन्हें फांसी दे देती। हालांकि लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि भगत सिंह इस योजना का हिस्सा होंगे, चाहे इसके लिए उन्हें गिरफ्तार होकर फांसी ही क्यों न हो जाए। भगत सिंह का मानना था कि आजादी केवल भाषण देने से नहीं बल्कि लड़ने से मिलती है। उन्हें यह भी पता था कि अगर उन्होंने इस योजना में हिस्सा लिया तो उनका जीवित बचकर लौटना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन जन्म से ही विद्रोही स्वभाव के भगत सिंह कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने खुशी खुशी इस योजना में भाग लेने का निर्णय लिया और अपने सभी साथियों को भी इसके लिए मना लिया। इस योजना को अंजाम देने से पहले भगत सिंह ने कहा था, अगर मेरी जान भी चली गई तो मेरे बाद भारत के हर घर से एक भगत पैदा होगा जो अंग्रेजों को भारत से भगा देगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली बम कांड के लिए तैयार होते हैं। 8 अप्रैल 1929 को दोनों एक चलती हुई सभा के दौरान सार्वजनिक गैलरी से असेंबली चैम्बर में 2 बम फेंकते हैं। अरेस्ट हिम। इन बमों का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसलिए इन्हें खाली स्थानों पर फेंका गया था। बम विस्फोट से पूरी असेंबली में धुआं भर जाता है और जोरदार आवाज के कारण वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे वहीं खड़े होकर जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और हवा में पर्चे उछालने लगे। उन पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इसके बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य गिरफ्तारी के बाद अपने विचारों को अदालत के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना था, ताकि लोग स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लें। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही अंग्रेजों की तलाश खत्म हो जाती है,
क्योंकि जिस क्रांतिकारी को वे पिछले 1 साल से ढूंढ रहे थे वह अब उनके कब्जे में था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर की जेल में डाल दिया जाता है और 10 जुलाई 1929 को उन पर मुकदमा शुरू होता है। 7 मई 1929 को उनके खिलाफ 2 मुख्य मुकदमे चलते हैं, असेंबली बम कांड और सैंडर्स हत्याकांड। दोनों ट्रायल्स के दौरान भगत सिंह आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, लेकिन अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, किसी भी हाल में भगत सिंह को फांसी देना। शुरुआत में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपना केस गंभीरता से लड़ते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, अब अंग्रेज उन्हें कभी जेल से बाहर नहीं जाने देंगे। शुरुआती दौर में बटुकेश्वर दत्त की ओर से अफसर अली मुकदमा लड़ते हैं, जबकि भगत सिंह खुद अपनी पैरवी करने का फैसला लेते हैं। भगत सिंह अदालत में अपना रुख स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं, क्रांति का अर्थ केवल हिंसा नहीं होता। जब कोई सत्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अत्याचार करती है तो उसे उखाड़ फेंकना न्यायोचित होता है। भगत सिंह के इस साहसिक रवैये को देखते हुए अंग्रेज वही करते हैं जिसकी उम्मीद थी। अदालत क्रांतिकारियों के किसी भी कार्य को उचित नहीं ठहराती और अवैध व हिंसक गतिविधि करार देते हुए भगत सिंह और दत्त को दोषी ठहरा देती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अदालत के अलावा ब्रिटिश सरकार के दबाव में राजनीतिक निकायों ने भी असेंबली बम कांड की निंदा की। इस दौरान HSRA के 21 से भी अधिक सदस्य गिरफ्तार किए गए। इनमें प्रमुख नाम राजगुरु, जतेंद्रनाथ दास, सुखदेव, किशोरीलाल, जय गोपाल शामिल थे। लेकिन समस्या तब और बढ़ गई जब HSRA के 3 सदस्य ब्रिटिश सरकार के पक्ष में गवाह बन गए। अंग्रेजों को भगत सिंह को फंसाने का बस एक बहाना चाहिए था और उन्हें वह मौका मिल गया। फणींद्रनाथ घोष, हंसराज बोहरा और जय गोपाल को अदालत में भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया गया। इनकी गवाही से भगत सिंह को गहरा धक्का पहुंचा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। गवाही मिलने के बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ 3 मुख्य आरोप लगाए, जिनमें सैंडर्स हत्याकांड, असेंबली बम कांड, बम बनाने की साजिश शामिल थे। 10 जुलाई 1929 को सभी ट्रायल्स एक स्पेशल सेशंस कोर्ट में होते हैं, जहां 28 आरोपियों को क्रांति के विरुद्ध सजा सुनाई जाती है। यह ट्रायल पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण होता है। कोर्ट मुश्किल से ही मानक कानूनी सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना निर्णय सुनाता है और अंततः भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोकने के लिए कई राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने किसी भी हाल में भगत सिंह की सजा को कम न करने का फैसला कर लिया था। जब सिर्फ अनुरोध करने से कोई हल नहीं निकला, तो HSRA के वकीलों ने भगत सिंह को बचाने के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की, लेकिन यह याचिका जज विस्काउंट डुनेडिन द्वारा खारिज कर दी गई। भारत के कई नेता भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी कोई उनकी फांसी को नहीं रोक पाता। जेल में रहते हुए भगत सिंह के पिता किशन सिंह उन्हें पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि वह उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर भगत सिंह की फांसी माफ करने की अपील करने वाले थे, लेकिन भगत सिंह अपने पिता को साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि उन्हें किसी की मर्सी की जरूरत नहीं है। वह लिखते हैं कि जिस रास्ते पर मैं हूं, यह मैंने खुद चुना है। मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद भगत सिंह को दिल्ली जेल से हटाकर सेंट्रल जेल मियांवाली भेज दिया जाता है। यहां आकर भगत सिंह देखते हैं कि भारतीय कैदियों और यूरोपीय कैदियों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय कैदियों की स्थिति बदतर थी। उन्हें न ठीक से खाना दिया जाता था, न पानी। उनके सोने की कोई साफ जगह नहीं थी। उनके रहने की स्थिति बेहद खराब थी। भगत सिंह ने भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और ब्रिटिश सरकार से समानता की मांग की।
उनकी मांगों में शामिल थे फूड स्टैंडर्ड्स, साफ कपड़े और स्वच्छता की सुविधाएं, टॉयलेट की उचित व्यवस्था, अखबारों और किताबों की उपलब्धता। भगत सिंह ने पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी भी प्रकार की जबरन श्रम और अपमानजनक कार्य नहीं करेंगे। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भगत सिंह की बुनियादी मांगों को भी अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। भगत सिंह ने 116 दिनों तक भूख हड़ताल करके इतिहास रच दिया। उनका लक्ष्य था कि जेल में भारतीय कैदियों को बराबरी का हक मिले। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह की भूख हड़ताल को हल्के में लिया, लेकिन जब भगत सिंह और उनके साथी लगातार भूखे रहने लगे तो सरकार में हड़कंप मच गया। देश भर में लोग भगत सिंह की भूख हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करने लगे। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य गोपीचंद भार्गव और मोहम्मद आलम ने इस्तीफा दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की और सेंट्रल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया ताकि भारतीय कैदियों की स्थिति में सुधार किया जा सके। अखबारों में लगातार लाहौर और अमृतसर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की खबरें छपने लगीं। लोगों का गुस्सा देखकर ब्रिटिश सरकार डर गई, लेकिन जब तक सरकार ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 सितंबर 1929 को 63 दिनों तक भूखे रहने के कारण क्रांतिकारी जतींद्रनाथ दास की मृत्यु हो गई। पूरे देश ने जतींद्रनाथ दास को सम्मान दिया। यह देखकर ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह की सभी मांगों को मानना पड़ा और 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अब भगत सिंह को पता था कि उनका भविष्य क्या होगा, इसलिए वह अपने शेष समय को पढ़ने और लिखने में बिताने लगे। वह बड़ी क्रांतियों के इतिहास को पढ़ते थे, कई पत्र और लेख लिखते थे। उनके विचारों को सुनने के लिए जेल के अन्य कैदी और पुलिस अधिकारी भी इकट्ठा हो जाते थे। भगत सिंह और उनके साथी अक्सर एक देशभक्ति गीत गुनगुनाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय थी, लेकिन देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन से डरकर ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला किया। जब जेलर भगत सिंह को फांसी के लिए बुलाने आया तो भगत सिंह लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इस किताब का आखिरी पन्ना पूरा कर लूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। थोड़ी देर बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। सेल से फांसी के तख्ते की तरफ जाते वक्त भगत सिंह ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे का जवाब बाकी कैदियों ने इस कदर दिया कि लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें तक कांप उठीं। जेल की फिजा में राम प्रसाद बिस्मिल का प्रसिद्ध शेर गूंजने लगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। जब तीनों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया तो उनकी आंखों में चमक थी। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। भगत सिंह ने कहा, हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। तीनों के हाथ खोल दिए गए, तीनों गले लगे। हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। उस मंजर को देखकर वहां खड़े हर शख्स का दिल भर आया। उस दिन तीनों को मौत का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का गम था कि वे अपने मुल्क की मिट्टी की ओर सेवा नहीं कर सके। फांसी का फंदा उनके सामने झूल रहा था, मानो उन्हें चुनौती दे रहा हो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उसे ऐसे चूमा जैसे वह जीत का सेहरा हो, और फिर उसी में झूल गए, मानो शौर्य का ताज पहन लिया हो। फांसी का लीवर खींचने की आवाज के साथ पूरे लाहौर सेंट्रल जेल में सन्नाटा छा गया।
जो जेल कुछ देर पहले इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। आजादी को दुल्हन बनाने का सपना देखने वाले ये 3 वीर सपूत पूरे देश को जगाकर मौत की बाहों में सो गए। सारा देश एक ही नारे से गूंज रहा था, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। कुछ देर बाद उनके निर्जीव शरीर को नीचे उतारा गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। जेल अधिकारी इतने विचलित हो गए कि मृतकों की पहचान करने से इनकार कर दिया। उन्हें निलंबित कर दिया गया और जूनियर अधिकारी ने यह कार्य पूरा किया। पहले योजना थी कि जेल के अंदर ही अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन अधिकारियों को डर था कि जेल से उठता धुआं देखकर जनता आक्रोशित हो सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़कर शवों को एक ट्रक में डाल दिया गया और सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। मौत का सच जानने के लिए लोग यहां वहां भाग रहे थे और अखबार तलाश रहे थे। उस सुबह जिन लोगों को अखबार मिला, उन्होंने काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ यह खबर पढ़ी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। फांसी दिए जाने के अगले दिन पूरे लाहौर में हड़ताल रखी गई। भगत सिंह की शहादत पर नीला गुंबद से 3 मील लंबा मौन जुलूस निकाला गया। यह जगह उस जगह के बहुत पास थी जहां सैंडर्स को गोली मारी गई थी। हजारों हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 मील लंबे जुलूस का हिस्सा बने। पुरुषों ने अपनी बाह में काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि महिलाओं ने विरोध स्वरूप काली साड़ी पहन रखी थी। मॉल से गुजरकर पूरा जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुक गया। तभी घोषणा की गई कि भगत सिंह का पूरा परिवार तीनों शहीदों की अस्थियां लेकर फिरोजपुर से लाहौर पहुंच गया है। 3 घंटे बाद फूलों से लदे 3 ताबूत उस जुलूस का हिस्सा बन गए। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। उस मौके पर एक उर्दू अखबार के संपादक मौलाना जफर अली खान ने एक नज्म पढ़ी। जिस जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वहां के वार्डन चरत सिंह धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़े और फूट फूट कर रोने लगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने सैंडर्स हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। उनकी फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने प्रयास किए, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। इसको लेकर आज भी बहस होती है कि क्या गांधी जी वास्तव में भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे या नहीं। साल 1931 में गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अहिंसक संघर्ष से जुड़े कैदियों की रिहाई की शर्त रखी गई थी। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी का मामला इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि यह एक राजकीय हत्या का मामला था। गांधी जी ने वायसराय से भगत सिंह की सजा को माफ करने का अनुरोध किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे खारिज कर दिया। भगत सिंह और गांधी जी दोनों का उद्देश्य भारत की आजादी था, हालांकि उनके रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह ने अपने पिता द्वारा की गई दया याचिका की निंदा करते हुए पत्र लिखा था, क्योंकि वे क्रांतिकारी बलिदान को गर्व की बात मानते थे। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें फांसी देने की बजाय गोली मार दी जाए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के खिलाफ विरोध हुआ और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। कई लोगों का मानना था कि अगर गांधी जी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले भगत सिंह की रिहाई की शर्त रखते तो शायद फांसी टल सकती थी। इस वजह से कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का समर्थन किया और हिंसक तरीकों को गलत बताया।
उन्होंने भगत सिंह की वीरता की सराहना की, लेकिन उनके हिंसक रास्ते को सही नहीं माना। हालांकि उन्होंने फांसी रुकवाने के लिए वायसराय को भावनात्मक पत्र भी लिखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी ने अपनी तरफ से जो संभव था वह किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। भगत सिंह को न्यायिक प्रक्रिया के तहत फांसी दी गई और वे इसे टालने के लिए खुद भी तैयार नहीं थे। लेकिन यह सच है कि उनकी शहादत ने देश भर में आजादी के संघर्ष को और तेज कर दिया। 16 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ने आजादी के संघर्ष को और तेज कर दिया। आज इन तीनों वीरों का बलिदान भारत के हर युवा को एक नई दिशा देता है। भगत सिंह ने न केवल अपने समय के युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि आज भी करोड़ों युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ताकि उनके बलिदान को याद किया जा सके। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।